रोज की तरह राजू ढाबा की रसोई में खड़ा हो अपनी सबसे मशहूर जलेबी रबड़ी बना रहा होता है। तभी ढाबे का मालिक राजू वहाँ आ जाता है। गुलशन भाई, अरे जल्दी करो, बाहर आपके दीवाने बैठे हैं। अरे थोड़ा इंतजार अच्छा होता है, स्वाद ज्यादा आएगा। राजू हंसकर बाहर आ जाता है और गुलशन तभी अपनी आंखें मसलने लगता है और कुछ देर के लिए उसकी आंखों के सामने का दृश्य कुछ धुंधला सा होने लगता है। अरे ये क्या हो गया भाया? गुलशन अपना सर झटकता है और सब साफ दिखने लगता है। हाँ, अब ठीक है। राजू रसोई से बाहर आकर सभी ग्राहकों के सामने खड़ा हो जाता है। अरे भाइयों, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अरे भाई, इतनी देर में तो कई बार आ जाता है दूसरे ढाबों पे बनकर। ये बात राजू के कानों में पड़ जाती है और वो छाती तान कर बाहर आ जाता है। अरे पर पूरे राजस्थान में मारे जैसी रबड़ी जलेबी अगर कोई बना के दिखा देना तो उसी दिन काम छोड़ दूंगा। राजू भाई साहब जरा बताओ। अरे भाई, गुलशन भाई की रबड़ी जलेबी के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। गुलशन गुरूर भरी मुस्कान के साथ उसे देखता है और अंदर चला जाता है। एक ही मालिक होगा ऐसा ये राजू, हाँ, जिसने अपने लिए काम करने वालों को इतना सर पे चढ़ा रखा है। अरे तो चढ़ाएगा क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं चढ़ाएगा? अरे सभी दीवारें हैं इसकी जलेबी रबड़ी के भाई, तो सर पे क्या मैं आसमान में भी चढ़ा देगा है? अब बोले तो ढाबे की छत पे भी चढ़ा सकता है। अरे भैया, पूरा दिन खचा भरा रहता है इसका ढाबा। जितनी तनख्वाह राजू इसको देता है उतनी तो किसी भी हलवाई को नहीं मिलती। तो ये हाँ भैया, यही है, जिसके हाथ में हुनर है उसी की इज्जत है भैया आजकल, इसीलिए तो ये इतना कड़ालू होकर घूम रहा है। शाम ढल जाती है और गुलशन अपना काम खत्म करके जाने लगता है। अच्छा ठीक है राजू भाई साहब, चलता है। गुलशन ढाबे से बाहर निकलने लगता है। तभी एक अंधा भिखारी लोकेश वहाँ आ जाता है। साहब, कुछ खाने को दे दो साहब। गुलशन लोकेश को ऊपर से नीचे तक देखता है। पैसे हैं? नहीं साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब, अगर कुछ दे दोगे तो। अरे भाई, जहाँ तुम आए हो ना, वहाँ पैसे वाले लोग भी घंटों इंतजार करते हैं मेरे बनाए खाने का। हाँ, और तुम्हें मुफ्त में खाना है। साहब, मेरे अंधा होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं देता, तो पैसे कहाँ से लाऊं? अरे अरे, हटो हटो, ये सब बहाने, करने वाले खूब काम करते हैं। चलो चलो, जाओ यहाँ से। गुलशन आंखें मसलता हुआ रात को अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी दादी उसका इंतजार कर रही होती हैं। आ गए मेरे लाडले, आज कितनी भीड़ थी। अरे दादी साहब, पूछो ही मत, लोग लाइन लगाकर बैठे रहते हैं मेरी जलेबी रबड़ी के लिए। हाँ, अच्छी बात है बेटा, मिठास के साथ इंसानियत भी जरूरी होती है, तो उसे कभी मत भूलना। अरे दादी साहब, मेरे हाथों में जादू ही ऐसा है, लोग खुद झुक जाते हैं मेरे आगे। तभी दादी देखती है कि गुलशन बार बार अपनी आंखें मसल रहा है। आंखों में कुछ दिक्कत है क्या बेटा? पता नहीं दादी, जलन सी हो रही है आंखों में, शायद धूल मिट्टी पड़ गई होगी आते वक्त कहीं। अच्छा चलो ठीक है, पहले मुंह धो लो, फिर आराम से खाना खा लेना। गुलशन हाथ मुंह धोकर आता है और फिर दादी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। गुलशन सोने की खूब कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन बंद नहीं होती और वो आधी रात में अचानक उठकर बैठ जाता है। अरे यार, क्या हो गया इन आंखों को? अरे यार, तंगी कर दिया बिल्कुल। गुलशन उठकर आंखों पर पानी डालता है, फिर वापस आकर सो जाता है। सुबह होते ही गुलशन उठता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है, तभी उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। अरे ये क्या?
अरे अरे मुझे कुछ दिख क्यों रहा है? कमरे में अंधेरा है क्या? दादी 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 तुरंत गुलशन के पास आती है। क्या हुआ बेटा? दादी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कमरे में अंधेरा है क्या? अरे नहीं बेटा, कमरे में तो पूरी रोशनी है। गुलशन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक लोटे से टकराता है और वो गिर जाता है। अरे रे क्या हुआ? संभल के बेटा, क्या हुआ? दादी साहब कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे दादी साहब। गुलशन की दादी घबराकर चिल्लाने लगती है। तभी उनके पड़ोस का एक आदमी जल्दी से अंदर आता है। अरे क्या हो गया दादी, क्या हो गया? अरे अमित बेटा, इसे कुछ दिख नहीं रहा, अचानक से सब दिखना बंद हो गया। देखो तो। कुछ नहीं दिख रहा। अरे घबराओ मत, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। अमित और दादी मिलकर गुलशन को सहारा देते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, इन्हें एक बीमारी है, इसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। ये एक तरीके से पुश्तैनी बीमारी है। क्या आपके खानदान में पहले भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? मेरी सासू माँ के साथ हुआ था। हाँ, तो ये उन्हीं से आई है इसमें। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, अभी जो हालत है उसमें ठीक होना जरा मुश्किल है। हाँ, इनका आई ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन वो काफी महंगा है। एक आंख के लगभग 5 लाख रुपए है। ये सुनते ही गुलशन और दादी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पैसे तो है पर इतने नहीं है। अब तो मुझे माफ करिएगा, इसका फिर कोई और इलाज नहीं है। अब आपको ऐसे ही जीना होगा। दादी और गुलशन चुपचाप घर आ जाते हैं और जैसे ही गुलशन घर पहुंचता है, वो तभी दादी की गोद में लेटकर फूट फूट कर रोने लगता है। सब खत्म हो गया दादी, मेरा काम, मेरी पहचान, सब खत्म हो गया दादी। दादी उसे संभालने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। कुछ दिन बाद गुलशन अब अपनी हालत से इतना हताश हो जाता है कि वो कुछ दिन तक काम पर भी नहीं जाता और तभी राजू उसके घर आता है। अरे गुलशन भाई, अरे क्या हो गया भाई? इतने दिन से ढाबे पर नहीं आ रहे हो, क्या हो गया? दादी राजू को सारी बात बता देती है। राजू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। अरे कोई बात नहीं गुलशन भाई, सब ठीक हो जाएगा। राजू कुछ देर बस गुलशन की ओर देखता रहता है। मतलब ये बताओ कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? मतलब जरा सा भी नहीं? हाँ राजू भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अरे चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम हिम्मत रखो। ठीक है काकी, मैं अभी चलता हूँ, दुकान का टाइम हो रहा है। नमस्कार। राजू उठता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुलशन हाथ में एक लकड़ी छड़ी लेकर धीरे धीरे ढाबे पर पहुँचता है। सब लोग उसे देखकर थोड़ा चुप हो जाते हैं। राजू भाई साहब, मैं काम कर लूं क्या? कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश कर लो, क्यों नहीं। गुलशन काम शुरू ही करता है कि तभी उसके हाथ से बर्तन टकराता है और नीचे गिर जाता है। अरे भाई माफ करना, अरे कोई उठा कर देना मुझे। पहले तो ऐसे हुक्म जताता था, अब देखो कैसे हवा निकल गई इसकी। दिन फिरते समय नहीं लगता भैया। दूसरा हलवाई वो बर्तन उठाकर उसे दे देता है, लेकिन गुलशन जरा भी ठीक से काम नहीं कर पाता। कभी चीनी ज्यादा गिर जाती है तो कभी दूध उबलकर बाहर आ जाता है। अरे कोई है, अरे जरा ये पकड़ा दो। अरे इसको पकड़ो यार, अरे ये इधर डाल दो जरा। तभी राजू आता है। कोई बात नहीं भाई, अभी आप बैठ जाओ, शाम को बात करते हैं। शाम हो जाती है। ढाबे
डब्बा धीरे धीरे खाली हो ही रहा होता है। तभी राजू गुलशन के पास आता है। देखो गुलशन भाई, बुरा मत मानना, पर अब ऐसे काम नहीं बन पाएगा। आप मेरी मजबूरी समझो। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, काम संभालना पड़ता है, और अगर अब सारे के सारे हलवाई आपके साथ काम में लगे रहे और आपके ही काम में हाथ बटाते रहे तो कैसे चलेगा भाई, सोचो जरा। ये सुनते ही गुलशन के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों आ जाते हैं। यहाँ लोग मेरी वजह से आते थे। राजू भाई साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? लोग दूर दूर से मेरे हाथ की रबड़ी जलेबी खाने आते थे। अरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते थे। अब लेकिन ये तो बताओ कि ऐसी हालत में क्या कर सकते, बताओ। आप बना सकते हो ये रबड़ी जलेबी? बताओ मुझे। गुलशन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। अब देखो भाई, माफ करना, पर अब मैं आपको काम पे नहीं रख सकता। अरे देखना, मेरे बिना ये ढाबा चलेगा भी नहीं, बता रहा हूँ। लोग सिर्फ मेरे लिए आते थे। हाँ अरे भाई देखो, इतना नहीं बोलना चाहिए, सब चलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एक अकेले हो, और किसी को ढूंढ लूंगा मैं। अरे कोई नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ तो क्या, पूरे राजस्थान में कोई नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, बाहर से ले आऊंगा। अरे थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो सर पे ही चढ़ गए। जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। गुलशन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अपनी छड़ी उठाकर धीरे धीरे बाहर की ओर निकल पड़ता है। गुलशन बाहर जा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था? अचानक उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो वहीं गिर पड़ता है। गुलशन जैसे ही नीचे गिरता है तो उसका मन पूरी तरीके से हताश हो जाता है और जमीन पर बैठकर वो रो पड़ता है। सब खत्म हो गया, सब ले लिया मुझसे, सब ले लिया। तभी लोकेश वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ता है। अरे अरे क्या हो गया भाई साहब? आपकी रोने की आवाज सुनी और आप यहाँ के बैठे हो ऐसे? लोकेश उसे संभाल कर खड़ा करता है। अरे क्या हो गया भाई साहब, ऐसे क्यों रो रहे हो, ये बताओ। अरे सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया, मेरा पूरी जिंदगी खराब हो गई भाई। अरे भाई साहब, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे भाई, मेरा काम भी चला गया, आगे भी चली गई भाई। इस राजू ढाबे का सबसे होनहार हलवाई था मैं। मेरी वजह से चलती थी इसकी दुकान, मेरी वजह से पूरी जिंदगी इसके लिए काम किया, और वक्त आने पे इसने मुझे ही पेट दिखा दी, बताओ। भिखारी वो बात सुनता है और मुस्कुराने लगता है। अरे भाई, मैं भी कुछ दिन पहले यहीं आया था खाना मांगने। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, तब आया था इस तरफ, पर वहां पर एक आदमी मिला था जिसने मुझे ये कहा कि यहाँ तो पैसे वाले भी इंतजार करते हैं, तो तुम्हें मुफ्त में भला कैसे मिलेगा। और जब मैंने कहा कि मुझे काम नहीं मिलता, तब पता है क्या कहा उसने। ये सुनते ही गुलशन एकदम सुन्न पड़ जाता है और समझ जाता है कि लोकेश वही अंधा भिखारी है जो उस दिन उससे खाना मांग रहा था। अरे अरे, हटो हटो, ये सब बहाने, करने वाले खूब काम करते हैं। चलो चलो, जाओ यहाँ से। भाई मैं उसी पल गुलशन के मन में अपने सारे किए गलत कामों का एहसास तेजी से घूमने लगता है। भाई, आपको शायद अभी इतनी आदत नहीं है छड़ी से चलने की, मुझे है, तो आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कुछ ही देर में लोकेश गुलशन को उसके घर लाकर छोड़ देता है। डरना मत भाई, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में अपने आप चीजों का पता लगने लगता है। तो बस हिम्मत बनाए रखना, हारना मत, अब ऐसे ही जीना है भाई।
इतना कहकर लोकेश वापस चला जाता है और गुलशन का दिल मानो टूटकर उसके पूरे शरीर में बिखर जाता है। गुलशन घर की दहलीज पर जाकर बैठ अपना सर पकड़कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? ये कैसे घिनौने पाप कर लिए मैंने? क्या अपने गरूर में इतना खो गया था कि कुछ देख ही नहीं पाया? मतलब मैं अंधा अभी नहीं हुआ। मैं तो अंदर से अंधा बहुत पहले से था, जो ये सब देख ही नहीं पाया। कभी दूसरे को चिढ़ाता फिर रहा था। तभी उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज के पीछे पीछे चलने लगता है। गुलशन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। भगवान, गलती हो गई, मारे तो माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। आपको तो सब लोग परम पिता कहते हैं। अगर बेटा गलती करे तो उसे क्या माफी नहीं मिलती क्या भगवान? मैंने अपनी कला को एक घमंड बना लिया, सबको नीचा समझा, सबको अनदेखा किया। जब आंखें थी तब मैं कभी नहीं देख पाया कि मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया है। और आज एक ऐसे इंसान ने मुझे मेरा सच दिखा दिया, जो कि खुद कुछ नहीं देख सकता। पर क्या किसी भटके हुए इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता भगवान? प्रभु, माफ कर दो। तभी एक बाबा वहां आ जाते हैं। पुत्र, मौका मिलता नहीं पर बनाना पड़ता है। जैसे ही गुलशन के कानों में उन बाबा की आवाज पड़ती है तो गुलशन एकदम से डरकर पीछे होने लगता है। अरे डरो मत बेटा, मैं तो मात्र तुम्हारी बात सुनकर यहाँ आया हूँ। पर आप है कौन? कोई भी नहीं, तुम फिर से गलत प्रश्न पूछ रहे हो। पहचान ही तो अभिमान है। तुम्हें अपनी पहचान का अभिमान था, इसलिए तुम आज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रो रहे हो और दूसरे अवसर की गुहार लगा रहे हो। बाबा, मैं गुहार नहीं लगा रहा, मैं मात्र ऊपर वाले से प्रश्न पूछने आया हूँ कि अगर किसी से कोई गलती हुई है तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलता क्या बाबा? यदि मन में अब भी वही घमंड है तो तुम उस मौके को नहीं देख पाओगे। परंतु हाँ, यदि सच्चा पछतावा है तो मार्ग स्वयं बनेगा। और पुत्र, अगर प्रभु ने तुम्हें दूसरा मार्ग दिखाया तो ध्यान रखना कि वो तुम्हें उस मार्ग पे लाए ही इसीलिए ताकि तुम औरों को मार्ग दिखा सको, औरों के मार्गदर्शक बन सको। बाबा उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। जाओ, अब अपना मार्ग तुम स्वयं तय करोगे। तभी गुलशन को अपने मन में एक अजीब सा आभास होने लगता है। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। लेकिन उन बाबा की कोई आवाज नहीं आती। गुलशन उठकर इधर उधर देखने लगता है और उन्हें बुलाने लगता है। तभी एक आदमी गुलशन की आवाज सुनकर मंदिर से बाहर आता है। अरे राम राम भाई साहब, अरे किसे ढूंढ रहे हो? अरे भाई, अभी यहाँ कोई शायद बाबा थे या कोई इंसान था यहाँ पर अभी। अरे भाई, अरे मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, अरे मैंने तो कोई भी ना दिखा तुम्हारे अलावा। ये सुनते ही गुलशन पूरी तरीके से विचलित हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। गुलशन जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है तभी उसे एकदम से सारे मसालों और खाने की सामग्रियों की तेज खुशबू आने लगती है। अरे ये तो मसालों की सुगंध है, पर इतनी दूर से कैसे आ रही है मुझे? गुलशन उस सुगंध के पीछे पीछे बिना रुके रसोई में चला जाता है
और आराम से उन मसालों को पहचान लेता है। यहाँ तक कि बर्तनों के तांबे तक की खुशबू से आ जाती है और वो जल्दी जल्दी सामान उठाता है और बस अपने अंदाजे से रबड़ी बना देता है। खुशबू तो वैसी ही आ रही है। दादी को खिला कर देखता हूँ। गुलशन तुरंत वो रबड़ी अपनी दादी के पास ले जाता है। दादी सा कहाँ हो? अरे जरा चक्के तो बताओ। ये तुमने बनाई है? हाँ दादी, चक्के तो बताओ। दादी जैसे ही वो रबड़ी चखती है, कुछ देर तक अचंभे से उनकी जुबान से कुछ नहीं निकल पाता। हाँ? क्या सच में दादी? हाँ सच में बेटा। ये सुनते ही गुलशन के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। दादी अगर मैं अपनी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल लूं तो? क्यों, राजू के भाई के यहाँ नौकरी कर लेना। गुलशन दादी को सारी बात बता देता है। मैंने कहा था ना बेटा कि स्वाभिमान बहुत बुरी बला है, पर जो बाबा तुझे आशीर्वाद देकर गए हैं ना, मुझे तो लगता है कि वो शायद भगवान का ही रूप थे जो तुझे दूसरा अवसर देकर गए। वो भगवान है या नहीं, ये तो मुझे न पता दादी, लेकिन वो मुझे शायद एक नया जीवन जरूर दे गए और इतने पैसे तो मेरे पास हैं कि मैं अपनी एक दुकान खोल सकूं। कुछ दिन बाद गुलशन अपनी छोटी सी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल लेता है, लेकिन पहले दिन वो खड़ा रहता है पर उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता। लोग उसे दूर से देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आता। अरे भाई, अरे ये तो अब देख भी ना सकता। अरे कैसे बनाए गए हो? अरे कुछ उल्टा सीधा डाल दियो इनने, तुम्हारो काम तो धरो धरो रह गए हो। गुलशन को ये सभी बातें सुनाई देती हैं, पर फिर भी वो सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और तभी लोकेश वहाँ आता है। भाई साहब, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ से। कुछ खाने को मिल जाए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे भाई, तुम वही हो ना जिसने उस दिन मुझे घर छोड़ा था? अरे भैया, आपने दुकान खोल ली भैया? हाँ बिल्कुल खोल ली। और तुम मेरे भाई, मेरे सबसे पहले ग्राहक हो, तो आओ बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से रबड़ी जलेबी खिलाऊंगा। वो बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। तभी एक ग्राहक आता है। अरे भाई साहब, अरे तुम बिना देखे बना लेते हो क्या? हाँ भाई साहब, कोशिश करता हूँ। चलो फिर चक्के देखते हैं, लगा जरा एक प्लेट। अब फटाफट खिलाओ भैया, कहीं ग्राहक ना छूट जाए। गुलशन तुरंत उस ग्राहक को रबड़ी जलेबी बनाकर दे देता है और जैसे ही वो ग्राहक उसे चखता है, अरे भैया, अरे कमाल कर दिया भाई, है? अरे इससे ज्यादा स्वादिष्ट रबड़ी जलेबी तो मैंने कहीं ना मिली आज तक। यहाँ माँ कसम खा रहा हूँ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ग्राहक रबड़ी जलेबी खाकर वापस चला जाता है और गुलशन दोबारा से लोकेश के साथ जाकर बैठ जाता है। भाई, आपने अपना नाम नहीं बताया। लोकेश नाम है भाई मेरा। लोकेश भाई, मेरे यहाँ काम करोगे? ये सुनते ही लोकेश खुश हो जाता है। हाँ भाई, मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं करूंगा कैसे? मैं आपके जितना अच्छा थोड़ी ना हूँ ये सब चीजें बनाने में। अरे तो भाई, आप वो बनाना जो आपको बनाना आता है। आपने तो कहा था कि कुछ दिनों में अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा, कहा था ना? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं भाई, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं सच्चाई के रास्ते पर आ पाया हूँ। धीरे धीरे गुलशन की वो छोटी सी दुकान चल पड़ती है और कुछ दिनों में उसकी रबड़ी जलेबी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई जल्दी करो, अरे यार आधा किलो जलेबी पैक कर दो भाई मेरी।
और भाई मुझे 1 किलो रबड़ी दे देना जरा, घर लेके जाना है, बच्ची का जन्मदिन है ना इसीलिए। अरे भाई, अरे मेरे लिए भी गरम गरम बना दो भाई जलेबी। लोकेश बाहर खड़ा हो इधर उधर भीड़ संभाल रहा होता है। अरे भैया संभल के, सबको मिलेगा सबको मिलेगा है, लाइन बना के रहिए भैया, धक्का मुक्की मत करिएगा। लेकिन जहाँ एक तरफ गुलशन की दुकान जोर शोर से चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजू के ढाबे पर धीरे धीरे सारी भीड़ कम होने लगी थी। जब से गुलशन की दुकान चली है तब से पूरा धंधा चौपट हो गया है। अरे गुलशन भाई कैसे हो? अरे राजू भाई आओ, सब ठीक है। भाई माफी मांगने आया हूँ, उस दिन जो हुआ उससे भूल जाओ। थोड़े गुस्से में मेरे मुंह से बातें निकल गई, अब वैसे कुछ मन में मत रखना भाई, ठीक है? अरे कोई बात नहीं भाई, हम सब इंसान हैं, गलती हो ही जाती है। बदतमीजी से बात मैंने ही की थी पहले, तो माफी तो मैं मानता हूँ। अरे भाई मैं सोच रहा था कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी तनख्वाह में 4 गुना बढ़ा दूंगा, फिर से वही जोड़ी बन जाएगी हम दोनों की। हाँ अब माफ करना राजू भाई, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अब तो बस यही अच्छा लगता है, और मेरे साथ मेरा ये भाई भी है लोकेश, हम दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अरे एक बार फिर से सोच लो भाई, अकेले कैसे संभालोगे सब कुछ? कोई बात नहीं भाई, हमारे जैसे और मिल जाएंगे, उन्हें भी काम दे दूंगा। पता नहीं कितने लोग जरूरतमंद घूम रहे हैं। राजू समझ जाता है कि गुलशन वापस नहीं आ सकता और धीरे से वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन गुलशन और लोकेश बात कर रहे होते हैं। भाई लोकेश, अब इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि आई ट्रांसप्लांट हो सकता है। मुबारक हो भाई। ये बताओ कि तुमने नहीं करवाना चाहा क्या आई ट्रांसप्लांट? अरे भाई मैं भला कहाँ से करवाता, पैसे ही नहीं थे। गुलशन कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, तभी उसके मन में उन बाबा की कही वो बात गूंज पड़ती है। पुत्र, अगर प्रभु ने तुम्हें दूसरा मार्ग दिखाया तो ध्यान रखना कि वो तुम्हें उस मार्ग पे लाए ही इसीलिए ताकि तुम औरों को मार्ग दिखा सको, औरों के मार्गदर्शक बन सको। गुलशन मुस्कुराता है। अरे भाई, है ना, अब क्यों नहीं है? कल चलो मेरे साथ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका क्या होगा? पैसे शायद इतने भी तो नहीं है कि हम दोनों का ही इलाज हो जाए। अरे भाई कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर दोनों की आंखें चेक कर लेता है। माफ करना लोकेश, आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी अब आदत हो गई है। ये सुनकर गुलशन उदास हो जाता है। हाँ तो गुलशन, आप कल आकर एडमिट हो सकते हैं। गुलशन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। लोकेश भाई, मैं नहीं करा रहा, अगर आपका नहीं हो पाएगा तो। अरे गुलशन भाई चिंता क्यों करते हो, अब कुछ बदल थोड़ी ही न जाएगा। तभी राजू भागते हुए आता है। अरे गुलशन भाई बचा लो, मेरी पत्नी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, एक्सीडेंट हो गया उसका। ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना कोई रास्ता ही समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ। गुलशन ये सुनकर मुस्कुराता है और राजू के पास जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखता है। आप कल भाभी को हॉस्पिटल ले आना, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। भाई आप क्या कर रहे हो? वो ट्रांसप्लांट तो आपके लिए था ना,
इसने तो वक्त पर आपका साथ भी छोड़ दिया था। गुलशन मुस्कुराता है। नहीं भाई, भगवान ने मुझे जो देना था वो दे दिया। उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, ताकि मैं औरों को रास्ता दिखा सकूं। यही मेरा प्रायश्चित है और अब यही मेरा रास्ता है। मैं बिना आंखों के भी सब देख लेता हूँ, खुशबू से इतना अच्छा बना लेता हूँ, तो मुझे आंखों की जरूरत है क्या? जिसे जरूरत है हक उसका है। मैंने जाने अनजाने कितने दिल दुखाए हैं, आपको तो पता है ना। अब वक्त है उसका हर्जाना भरने का। अरे भैया, आप तो बिल्कुल संत आदमी हो गए। आप बिल्कुल बदल गए हो भैया। मानो धधकती आग किसी उजाला देने वाले दीपक की लौ में बदल गई हो। गुलशन अगले दिन ही राजू की बीवी की आंखों का इलाज करवा देता है और उसी दिन वो ये प्रण लेता है कि अब से वो जो भी करेगा वो दूसरों की भलाई के लिए करेगा।